गुड मॉर्निंग। क्लास 12th बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो प्रत्येक चैप्टर में सैकड़ों प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य या हमारा ध्येय केवल NCERT पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देने का है, क्योंकि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम CBSE बोर्ड पर आधारित ही है। इसलिए हमें NCERT प्रश्नों पर विशेष गौर करना चाहिए। इस चैप्टर में कुल 18 प्रश्न दिए गए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे तो आपके समक्ष उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन हम इन उत्तरों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, एक आवृतबीजी मीन्स एंजियोस्पर्म पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद मीन्स गैमेटोफाइट का विकास होता है। तो बच्चों, नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का विकास परागण यानी पॉलिनेशन से पहले परागकोश मीन्स एंथर में और परागण के पश्चात वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा पर होता है, जबकि मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का विकास अंडाशय अर्थात ओवरी के अंदर स्थित बीजांड मीन्स ओयूल में होता है। तो इस तरह से नर युग्मोद्भिद का विकास परागकोश में और मादा युग्मोद्भिद का विकास अंडाशय में होता है। दूसरा प्रश्न है, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो अंतर को हम कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, या जो हम बता रहे हैं इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। लघु बीजाणुओं मीन्स परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, और यह प्रक्रिया परागकोश यानी एंथर के अंदर होती है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मीन्स मियोटिक सेल डिवीजन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाएं परागकण यानी पॉलिन ग्रेन्स कहलाती हैं, जबकि गुरु बीजाणुओं यानी अंड के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, और यह प्रक्रिया बीजांड यानी ओयूल के अंदर होती है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाओं को गुरु बीजाणु या मेगास्पोर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जैसे हमने बताया वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप कॉलम बनाकर अंतर के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात जो शब्दावली दी है, शब्दावली में लिखा है परागकण, बीजाणु जनन, ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मात्र कोशिका और नर युग्मक। इस शब्दावली को अगर हम क्रम से लिखना चाहें तो सबसे पहले बीजाणु जनन ऊतक होता है, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जिससे पराग मात्र कोशिका बनती है। पराग मात्र कोशिका के बाद उससे लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, और लघु बीजाणु चतुष्क से परागकण या लघु बीजाणु बनता है, और इसी लघु बीजाणु से फिर नर युग्मक तैयार हो जाता है। तो सही क्रम ये होगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो आप चित्र देख रहे हैं। इस डायग्राम में
बीजांड की लंब काट का है, जो कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है। समस्त भागों को दर्शाया गया है, जिसमें आप ऊपर की तरफ चैलेजा लीजन, सबसे नीचे की तरफ माइक्रोपाइल है, बीच में इम्ब्रियोशैक में अगर आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स जिनकी संख्या 3 बनी हुई है, नीचे की तरफ भी 3 सेल्स हैं, इसमें एक एग सेल है और 2 सेल्स को सिनर्जिड्स कहा जाता है। ओयूल के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो माइक्रोपाइल है और फ्यूनिकिल से जुड़ा हुआ होता है, ऊपरी हिस्सा हाइलम है। तो इस डायग्राम को आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो गई। अब 5वां प्रश्न है, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा गया है मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, मीन्स मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हमने पढ़ाया था तो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक वहाँ पर शब्द आए थे, उसी में इसका आंसर ध्यान से सुनिए। गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजांड में 4 गुर बीजाणुओं का निर्माण होता है। अधिकांशतः इन 4 गुर बीजाणुओं में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, अतः संपूर्ण मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का विकास केवल एक शेष बचे हुए गुर बीजाणु से होता है। मादा युग्मोद्भिद का इस प्रकार से विकास होना एक बीजाणु विकास अर्थात मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस तरह से जितने भी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनमें प्रायः गुरु बीजाणु 4 बनते हैं मियासिस के परिणाम स्वरूप। उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक क्रियाशील होता है और वही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करता है। चूँकि एक ही गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट का विकास करता है, इसलिए इसको एक बीजाणु विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 6 नंबर, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद की 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी प्रकृति की व्याख्या करें। तो जब आपको पढ़ाया गया है उस समय बताया गया था कि किस प्रकार से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बनते हैं। तो आवत बीजियों में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एक प्रारूपी मादा युग्मोद्भिद या जिसको हम भ्रूण कोश कह सकते हैं में 7 कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक अंड कोशिका या एग सेल या मादा युग्मक, 2 सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड्स, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं मीन्स एंटीपोडल्स और एक केंद्रकी कोशिका यानी सेंट्रल सेल्स होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं हो जाती हैं और केंद्रकी कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। इस प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मोद्भिद में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बन जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल्स, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, 3 ऊपर 3 नीचे की तरफ, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस हो गए 8 और कोशिकाएं हो गई 7। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर भ्रूण कोश का इस तरह से बन जाता है। अब है प्रश्न संख्या 7, उन्नीमल परागकणी पुष्पों यानी कैज्मोगैमस फ्लावर्स। कैज्मोगैमस फ्लावर्स से क्या तात्पर्य है? एक अनुन्मीलीय पुष्पी या पुष्पों यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पर परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या करें।
तो आप जानते हैं ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं उन्हें क्लिस्टोगैमस यानी अनुन्मीलीय पुष्प के नाम से जाना जाता है। उन्नीमल परागकणी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिका बाह्य परागण कारकों के लिए पूर्ण रूप से खुले होते हैं। अधिकांश पुष्प उन्नीमल परागकणी ही होते हैं। जब ये पुष्प पूर्ण रूप से खुले होते हैं तब इनमें पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन का अच्छा अवसर होता है। जबकि अनुन्मीलीय पुष्प यानी ऐसे पुष्प जो खिलते नहीं हैं, सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खुलते हैं, तब इनमें हमेशा सदैव स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ऐसे पुष्पों में पर परागण संभव नहीं है क्योंकि ये खिलते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें स्वपरागण होता है उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए 2 विधियों के बारे में पूछा गया है। 2 विधियां क्या हैं, इनको जानना जरूरी है। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियां, एक तो डाइकोगैमी और दूसरा हर्कोगैमी है। डाइकोगैमी और हर्कोगैमी को आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि क्या होता है। डाइकोगैमी क्या है? इसमें नर और मादा पुष्पों का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है। ऐसी परिस्थिति में परागकण मुक्त होते हैं, परंतु इस समय वर्तिकाग्र द्वारा इन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है। या तो वर्तिकाग्र के ग्राह्य यानी रिसेप्टिव होने से पूर्व ही परागकण मुक्त हो जाते हैं, या फिर परागकण के मुक्त होने के से बहुत पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य हो जाती है। कुछ अन्य जातियों में परागकोश यानी एंथर और वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा भिन्न भिन्न स्थितियों में लगे होते हैं, अतः एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दूसरा हर्कोगैमी है। ऐसी परिस्थिति में वर्तिकाग्र पुंकेसरों की तुलना में अधिक लंबा होता है, अतः एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते और स्वपरागण नहीं हो पाता। जैसे ग्लोरियोसा में ऐसा होता है। तो इस तरह से पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए 2 कार्यनीतियाँ बताई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर विषम रूपता देख रहे हैं, दूसरा एक लिंगाश्रय या डायसियस पोजीशन देख रहे हैं, तीसरा सेल्फ स्टेरिलिटी या ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी देख रहे हैं। ये भी जो हमने बताई हैं डाइकोगैमी और हर्कोगैमी ही जैसी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, स्व अयोग्यता यानी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसका उत्तर होगा स्व अयोग्यता यानी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी स्वपरागण को रोकने की आनुवांशिक विधि है। इस विधि में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में असमर्थ होते हैं। यह परागण तथा वर्तिकाग्र के बीच कुछ ताला एवं कुंजी लॉक एंड की प्रकार के रसायन संबंधों के कारण होता है। आनुवांशिक रूप से एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में असमर्थ होने के कारण स्वपरागित जातियों में बीज का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती, आप समझ चुके होंगे। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनक यानी पादप जनन यानी प्लांट ब्रीडिंग कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 10 आसान है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग हमने आपको समझाई थी, बताई हुई है। बैगिंग तकनीक का प्रयोग प्रजनन प्रयोगों में
परागकण संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में पुष्पों को पॉलीथीन की थैली में बंद कर दिया जाता है। थैलियों को केवल परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़कने के समय ही हटाया जाता है। इससे लाभ क्या है? एक तो दूसरे पौधों के परागकणों से संदूषण को रोकने में लाभदायक है, दूसरा जंतुओं से होने वाली क्षति को रोकने में लाभदायक है, और तीसरा वर्तिकाग्र पर आच्छादित या वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों के अंकुरण को रोकने में लाभदायी होती है। प्रश्न संख्या 11, त्रिसंलयन क्या है? ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाइयों का नाम बताना है। तो त्रिसंलयन मीन्स ट्रिपल फ्यूजन क्या है बता चुके हैं। जब एक नरयुग्मक मेल गैमीट केंद्रीय कोशिका के द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, तब इसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं कि त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं, एक नरयुग्मक और 2 पोलर केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई जो समेकित होकर द्वितीय केंद्रक निर्मित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्त के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रसुप्त के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश पौधों में युग्मनज कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, अर्थात निषेचित बीजांड में विभाजन प्रारंभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। अतः केवल भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात ही जाइगोट यानी युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है और एक भ्रूण निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर बताना, विभेद करना है। पहला है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक, दूसरा है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल, तीसरा है अध्यावरण तथा बीज चोल, और चौथा है परिभ्रूणपोष एवं बीज चोल। तो अंतर आप अपनी स्क्रीन पर इसके आंसर के रूप में देख रहे हैं। बीज पत्राधार को हाइपोकोटाइल तथा बीज पत्रोपरिक को इपिकोटाइल कहते हैं। दोनों को आप समझ लीजिए। बीज पत्राधार बीज पत्र के नीचे स्थित सिलेंडर के आकार का होता है, जबकि बीजोपत्रिक बीज पत्र के ऊपर स्थित भ्रूणी अक्ष का भाग होता है। दूसरा प्रांकुर चोल और मूलांकुल चोल। मूलांकुल चोल क्या है और प्रांकुल चोल क्या है, इसको समझ लीजिए। प्रांकुल चोल को कोलियोप्टाइल और मूलांकुल चोल को कोलियोराइजा कहते हैं। प्रांकुर चोल एक खोखली संरचना होती है जिसके अंदर तने का अग्रभाग यानी शूट अपेक्स और तरुण पत्तियां बंद रहती हैं, जबकि बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्रोपरिक क्या है, इपिकोटाइल भ्रूणी अक्ष के नीचे निचले सिरे पर स्थित अविभाजित खोल होता है जिसके अंदर मूलांकुर यानी रेडिकल तथा मूल गोप यानी रूट कैप बंद रहते हैं। तीसरा है अध्यावरण इंटेगुमेंट और बीज चोल यानी टेस्टा। इसमें क्या विभेद है? तो वह चोल या वह खोल जिसमें अनिषेचित बीजांड बंद रहता है अध्यावरण कहलाता है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण कठोर हो जाता है और तब इसे हम बीज चोल कहते हैं। अगला है परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म तथा फलभित्ति अर्थात पेरिकार्प में क्या अंतर है? तो इसके भी अंतर को आप समझ सकते हैं। अंतर के रूप में लिखना चाहें तो अंतर के रूप में कॉलम बना के लिख सकते हैं, या जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं। पेरिस्पर्म यानी परिभ्रूणपोष और दूसरा फलभित्ति यानी पेरिकार्प। तो बीज के अंदर बीजांडकाय का अवशेष यानी रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस परिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहलाता है, जबकि फल यानी अंडाशय भित्ति का बाहरी स्तर फल भित्ति कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर था। इस प्रकार से 4 अंतर थे,
चारों अंतर आपने समझ लिए। अब आता है प्रश्न संख्या 14 नंबर। एक सेब को आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट वह होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है। सेब में फल अंडाशय से विकसित न होकर मांसल पुष्पासन मीन्स फ्लशी थैलेमस से विकसित होता है। अतः सेब को हम आभासी या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? विपुंसन के बारे में भी आपने हमारे नोट्स में समझ लिया है। कलिकावस्था में ही पुष्प से पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन यानी एमैस्कुलेशन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण कराने के लिए पादप प्रजनक द्वारा इस तकनीक का प्रयोग पुष्पों के खिलने से पहले ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया विपुंसन क्या है। तो पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ स्टेमेंस, इस तरह से इसे हम इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों यानी ग्रोथ सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो अनिषेक जनन को प्रेरित करने के लिए हम केले यानी बनाना प्लांट को चुन सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत छोटे बीज होते हैं। ऐसे फल को बीज रहित करना आसान कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। आपने टेपिटम के बारे में पढ़ा है। टेपिटम परागकोश में स्थित सूक्ष्म बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर की परत होती है। टेपिटम की कोशिकाएं सामान्यतः द्विकेंद्र की होती हैं। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है तथा पराग भित्ति यानी पॉलिन वाल के निर्माण में सहायता करता है। तो यह टेपिटम सबसे भीतरी स्तर होता है जो कि मध्य स्तर के नीचे होता है। इस तरह से परागकोश की सबसे अंदर की सतह या सबसे अंदर की कोशिकाएं टेपिटम कहलाती हैं। टेपिटम का प्रमुख कार्य ये विकसित होते हुए परागकणों को पोषण देने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पे दिया है वो है असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है और इसका क्या महत्व है। तो बिना निषेचन के बीज यानी नए पौधे उत्पन्न करने की विधि असंग जनन कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका संयोजन होता है, अतः इसमें आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। लाभदायक जनकीय लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि अत्यधिक लाभदायक होती है। विंकलर ने 1908 में इस प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस का नाम दिया और बताया कि एपोमिक्सिस लैंगिक जनन का अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापन है तथा इसमें किसी प्रकार का युग्मकीय संलयन नहीं पाया जाता। एपोमिक्सिस is the substitution of sexual reproduction by asexual processes which does not involve any gametic fusion। इस प्रकार से आज आपने चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने भी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर आपको पता हो चुके हैं। अब आप इन प्रश्न और इनके उत्तर को भी अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिएगा।
ये सारे प्रश्न और उत्तर जो भी आपको प्रेषित किए जा रहे हैं, ये हमारी ही किताब से लिए गए हैं। आप अब एनसीईआरटी बुक में भी जाकर देख लीजिएगा। आशा है सारे प्रश्नों के जवाब आपने समझ लिए होंगे और अब आप इनके आंसर्स भी लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।